सर हेडिंग पे लिखिए। ला भाई पेन खत्म हो गया, मेरे पास पेन था बहुत दो तीन। ये वाला चाहिए, ये वाला पेंटोनिक्स। किसी के पास है ला दो। मेरा घर वाला बोलता है ना कि हम बहुत बदल गए हैं। पहले ना डिमांड नहीं करते थे कोई चीज का, अब ना जो चीज पसंद है तो वही चाहिए। पहले नहीं था, एडजस्टेबल थे। पता नहीं क्या, थोड़ा सा ऐसे नहीं है, कोशिश रहता है कि डाउन टू अर्थ रहें, और डाउन टू अर्थ है ही है। लेकिन हाँ, जो डाउन करने वाला है उसके लिए अर्थ हम उसको फील कराते हैं, वो अलग है। पहले था, अब नहीं रहा। डाउन टू अर्थ है, लेकिन जो बेटा डाउन कराएगा तो उसको अर्थ दिखा देते हैं। टॉपिक ऐसे ही होने का बॉस, ज्यादा झुकोगे ना चढ़ के चल जाएगा। सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अरे यार ये डिबेंचर डिबेंचर क्या है बोल रहे हैं भाई हम। रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियर्स। नाउ सर ये चैप्टर क्या है, बहुत हल्का है यार ये, ब्लैक पेन देखना होगा। ले भाई, ला भाई कोई काला पेन दे मेरे को। ये सर, देखिए सर, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। नाउ अब प्रिफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, सबको पता है। जो इक्विटी शेयर्स नहीं है वो प्रिफरेंस शेयर्स है, जो प्रिफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। एक बंदा ना क्लास 12 में इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहे थे ना, तो एक बंदे से पूछा था बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्रिफरेंस शेयर्स। अगर आपसे कुछ पूछेगा, अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा प्रिफरेंस शेयर्स क्या है तो आप क्या बताओगे। ठीक है, एंग्लो अरबी का स्टूडेंट था, आज भी याद है मुझे सर, दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स इज प्रेफरेंस शेयर्स। हम बोला सही बात बोला, गलत बात तो बोला नहीं। फिर बोला बेटा व्हाट डू मीन बाय नाउ इक्विटी शेयर्स। तो बोला सर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। आज भी याद है, अब बंदा था नो डाउट। सर मेरे को बताइए प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है सर, ईशान जी दूसरा बोल, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए प्रैक्टिकली ना इक्विटी शेयर्स सबको पता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आइडिया नहीं है लोग को, लोग खाली सुनता रहता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सोचता नहीं क्या है प्रेफरेंस शेयर्स। पहला बात, शेयर्स और डिबेंचर का मामला सबको पता है। डिबेंचर भी इशू करते हैं, शेयर्स भी इशू करते हैं। डिबेंचर इशू करते तो हर साल इंटरेस्ट देते हैं, शेयर्स इशू करते तो हर साल डिविडेंड देता है। बट इंटरेस्ट मैंडेटरी पेमेंट है, आपको करना है, आपको बुक में दिखाना है। लेकिन डिविडेंड हमारा मैंडेटरी नहीं होता है। अगर बुक में अगर आप प्रेफरेंस, अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देते हैं। लेकिन उसमें क्यूमुलेटिव डिविडेंड होती है, क्यूमुलेटिव शेयर्स होता है। अगर क्यूमुलेटिव है तो अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो वो क्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये सारा वर्ड वगैरह अपने लोग चेक करते हैं कि बेटा कि अगर क्यूमुलेटिव है या नहीं है। अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स रहता है तो उस कंपनी का शेयर्स अपने लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं, चलो भाई डिविडेंड नहीं दिया लेकिन मल्टीप्लाई होते होते कभी ना कभी तो अगर देना रहेगा तो देगा। ठीक है, लेकिन प्रिफरेंस शेयर्स क्या होता है कि सपोज आपको डिबेंचर इशू नहीं करना है, डिबेंचर में तो डेट हो जाएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट मैंडेटरी है, कंपनी के ऊपर में ऑब्लिगेशन आ जाएगा भैया इंटरेस्ट देना है। दो सबसे चीप अगर आप बोलेंगे, चीप मोड ऑफ सोर्स ऑफ फंड, चीप मोड ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ये सब क्या है, सोर्स है ना, ये सब सोर्स है। तो सोर्स ऑफ फंड में सबसे चीप मोड क्या होता है, डिबेंचर होता है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट क्या होती है सर, लेस हो जाता है। इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल बेनिफिट मिलती है ना। टैक्स आने से पहले इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, लेस होता है, तो टैक्स का एडवांटेज मिलता है, बट डिविडेंड पे नहीं मिलता है। तो चीप मोड में अगर आप पढ़ेंगे ना, जब आपका नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां इशू ऑफ डिबेंचर इशू, सोर्स ऑफ कैपिटल बोलकर एक चैप्टर, वहां देखोगे चीप मोड आपका डिबेंचर इशू होती है।
लेकिन कंपनी डिबेंचर इशू नहीं करना है, कंपनी को हर साल का ऑब्लिगेटरी पेमेंट पे नहीं जाना है, कंपनी को शेयर्स देना है। लेकिन जब शेयर्स में जाते तो वहां पर दो तरह का शेयर्स है, प्रेफरेंस और इक्विटी। आप अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो वहां पे वोटिंग राइट का मामला आ जाता है। क्या मामला आता है? कंपनी का ओनरशिप का मामला आ जाता है। तो आपको डेट भी इशू नहीं करना है और वो बंदे को वोटिंग पावर भी नहीं देना है, वो बंदे को वोटिंग पावर भी नहीं देना है, तो आप क्या इशू करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? क्या इशू करोगे आप? बट इसका एक पेमेंट है, एक एडवांटेज है, जब आप इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करोगे, जब आप इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करोगे तो उससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करेंगे तो उससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज का है। जब आप इक्विटी डिविडेंड देंगे तो उससे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। क्लियर है? नाउ प्रेफरेंस शेयर्स तो समझ गए। तो जिस तरह से इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखे थे उस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स का भी चैप्टर बन सकता है, लेकिन ये नहीं बना बिकॉज ये डिट्टो सेम है। मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस का चैप्टर का क्या है, जहां जहां इक्विटी शेयर्स लिखे थे वहां वहां प्रेफरेंस हो जाएगा, खत्म। पूरा डिट्टो जो इक्विटी शेयर्स में सीखे थे वो सेम किस में एप्लीकेबल होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। नाउ अब रिडेम्पशन के बारे में बात आता है, अब रिडेम्पशन के बारे में बात आता है। मैं शेयर्स तो इशू कर दिया हूं, अब उसको रिडीम करना है। क्या करना है सर? रिडीम करना है। तो जब रिडीम करेंगे तो मेरा प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा सर? वापस हो जाएगा, पेमेंट करेंगे, है ना। अब इसको पे ऑफ करना है, अब इसको पे ऑफ करना है। तो जब पे ऑफ करते हैं तो सर एक कंडीशन याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का कैटेगरी में दो तरह का पार्ट होता है। एक होता है फुल्ली पेड अप। क्या होता है? एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है पार्टली पेड अप। क्या होता है? पार्टली पेड अप मतलब समझे ना, जिसका कुछ पैसा अभी तक का कॉल्ड नहीं हुआ है। तो पार्टली पेड अप कभी भी रिडीम नहीं होता है सर। पार्टली पेड अप कभी भी रिडीम, अगर प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स अगर आपका पार्टली पेड अप है तो वो रिडीम नहीं होगा। पहले आपको पैसा रिसीव करके पूरा फुल्ली लेना होगा, उसके बाद आप रिडीम करोगे। तो रिडेम्पशन में याद रखिएगा पार्टली पेड अप में रिडीम नहीं होता है। फुल्ली पेड अप में जब आप आओगे, फुल्ली पेड अप में, तो इसमें 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 भी कुछ ऐसा रहता है जिसका कॉल्स मनी ड्यू रहता है। क्या रहता है सर? कॉल मनी ड्यू होता है ना किसी शेयर्स में, फुल्ली कॉल्ड अप कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी क्या है? कॉल का पैसा ड्यू है। तो जब तक का कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तब तक का रिडीम नहीं होगा। समझ गए? तो प्रेफरेंशियल रिडीम होता है ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स जिसमें कोई कॉल मनी वगैरह ड्यू नहीं होगा, उसका अपने लोग रिडीम कर सकते हैं सर। तो पहला पॉइंट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे सर? तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री पास करते हैं। किसका पास करते हैं? प्रेफरेंस रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री अपने लोग पास करते हैं। ड्यू का मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे सर। ठीक है, ये जर्नल एंट्री आप लोग का मैट में लिखा हुआ है, तो मेरे को दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं है। एक बार देखिए, एक बार इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे सर, कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन कौन सा सेक्शन में है? ये मेरा सेक्शन 80 पे है। अच्छा, जब भी प्रेफरेंस रिडीम करेंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिमेंबर पता है आपको, उसमें क्या होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए, और ये ऑलवेज किससे होगा? कौन सा कैपिटल से होगा? ये आपका फुल्ली पेड अप शेयर्स के ऊपर में रिडीम होगा, पार्टली पेड अप में रिडीम नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ? Therefore, partly paid up shares cannot be redeemed, and for redemption, these partly paid up shares are to be converted into fully paid up, फिर redeem कर सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं सर। और इसमें एक जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। जब भी अपने लोग प्रेफरेंसेस को रिडीम करते हैं तो एक क्रिएशन ऑफ सीआरआर बोलकर एक रिजर्व है। रिमेंबर ये सीआरआर वाला रिजर्व जो आप लोग कहां पढ़े थे? बोनस में। ये सीआरआर वाला रिजर्व बोनस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो फंडा यहां पर ये आता है कि इक्विटी शेयर्स आर लाइक द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जब प्रेफरेंसेस को रिडीम करते हैं अपने लोग तो मनी आउटफ्लो होगा, मनी आउटफ्लो होगा और मेरा कैपिटल क्या होगा सर? रिड्यूस होगा, जिससे हमारा बिजनेस का फंड यूज हो जाता है। क्या यूज होता है? फंड यूज होता है। तो उस केस में हमारा जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल को यहां इंटैक्ट करने के लिए और इक्विटी शेयर्स को भरोसा दिलाने के लिए क्या करते हैं सर अपने लोग? यूजिंग ऑफ सीआरआर, सीआरआर क्रिएट करते हैं। सीआरआर क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अमाउंट, कैपिटल जितना उसको इंटैक्ट करने के लिए सीआरआर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इक्विटी शेयर्स अगर इंटरेस्ट लॉस कर जाएगा तो फिर हमारा कंपनी के लिए
बुरा होगा, बिकॉज कंपनी का फंड अच्छा खासा निकल जाएगा प्रेफरेंसेस को पेमेंट करने के लिए। ये अपने लोग नीचे सीखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है सर? जैसे रिडेम्पशन स्टार्ट हो गया उसको 1 महीना के अंदर में आपको नया शेयर्स वगैरह इशू करना है। ये प्रीमियम और रिडेम्पशन क्या है आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। Accounting method for redemption of preference. The following accounting entities are passed for making the redemption of preferences. For making partly paid up shares fully paid up. अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है उसको फुल्ली पेड अप कैसे कर सकते हैं सर? कॉल मांगेंगे। कॉल का एंट्री क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंसेस फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंसेस कैपिटल। दूसरा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। रिमेंबर कॉल का एंट्री। इक्विटी सर कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कॉल। तो अभी क्या एंट्री हो जाएगा? प्रेफरेंसेस फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस फाइनल कॉल। रिडीमेबल वर्ड को इग्नोर करिए। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंसेस का दो कैटेगरी है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल डिबेंचर है तो वो बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, इररिडीमेबल डिबेंचर है तो वो कभी भी बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं होगा। जैसे उसका एक्सपायरी टर्म जो आएगा ना, तो या तो आप नया प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे या तो इक्विटी शेयर इशू करोगे। लिक्विड में, कैश में कभी भी उसको पेमेंट। तो वर्ड आपको ध्यान देना है कि वेदर इररिडीमेबल है या नहीं है। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या इररिडीमेबल डिबेंचर है तो भैया दूर हट आना है। मतलब क्या समझना है कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। हम कैश में पेमेंट करेंगे लेकिन मेरे को कैश में वापस या तो उसका टर्म एंड होगा या तो मेरे को नया प्रेफरेंसेस दे देगा या तो फिर वो नया डिबेंचर दे देगा, फिर नया इक्विटी शेयर देगा, कोई और पेपर लेगा, मतलब ये वाला पेपर देगा, कोई और पेपर थमा देगा। समझ? पेपर पेपर पे खेला होगा, गांधी वाला पेपर नहीं मिलेगा। क्लियर है? उस चीज को इररिडीमेबल अपने लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये रिडीमेबल, इसलिए इसको वर्ड को इग्नोर करना। अब क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीम अगर फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे तो पार्टली को पहले फुल्ली बना दिया, अब उसके बाद रिडीम करेंगे। नाउ जब रिडीम करते हैं तो हमारा पास 3 ऑप्शन रहता है, पढ़े अपने लोग। या तो रिडीमेबल एट पार में करेंगे, या तो प्रीमियम में करेंगे, या तो एट डिस्काउंट में करेंगे। सर डिस्काउंट में कभी रिडीम नहीं होगा, नहीं समझे? डिस्काउंट में कभी रिडीम मिथ है ये। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिस्काउंट में कभी रिडीम नहीं होगा। आप सोचिए ना, कोई गरीब से 10 लाख रुपए लिए हैं 10 साल का वादा करके, 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 उसको डिबेंचर इशू किए हैं, 10,000 प्रेफरेंशियल इशू किए हैं, 10 लाख रुपए आप ले लिए हैं। लेने के बाद में हर साल एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने उसको डिबेंचर इशू किया तो हर साल इंटरेस्ट दीजिएगा। आपने उसको प्रेफरेंशियल इशू किए और बेटा 5 साल तक प्रेफरेंसेस दिए नहीं है, कभी कभी हर एक साल में प्रेफरेंशियल दे दिए, और जब 10 साल के बाद उसको पैसा वापस करने के लिए आ रहा बारी, तो आप उसको डिस्काउंट में रिडीम कर रहे हैं। कैसा गाली देगा वो? गाली अगर नहीं भी देगा लेकिन बददुआ तो देगा सर, है ना? वो भी दिल से देगा। तो रिडीमेबल रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होता है। या तो रिडीमेबल एट पार होगा या तो एट प्रीमियम होगा, या तो एट पार होगा या तो एट प्रीमियम होगा। क्लियर है? तो जब इशू करते थे एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ड्यू का एंट्री फिर रिसीव का एंट्री है ना, पहले रिसीव फिर ड्यू। बट यहां पर पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगा सर? प्रेफरेंस शेयर। ये रिडीमेबल वर्ड को इग्नोर करिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सपोज 10,000 शेयर मैंने 100 रुपए करके किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 रुपया हो जाएगा ना सर? कितना रुपया आ जाएगा? 10 लाख 10 लाख। ठीक है? ये किसमें किए? एट पार में किया है। किसमें किया सर? एट पार में किए। अगर एट प्रीमियम में करेंगे, एट प्रीमियम में करेंगे तो क्या एंट्री होगा? एट प्रीमियम में अगर आप करोगे बताओ, तो यहां पर अपने लोग याद है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो अपने लोग डिबेंचर के टाइम में क्रिएट करते थे, वो किस लिए क्रिएट करते थे? इसी दिन के लिए, कि ताकि जब रिडेम्पशन करने टाइम पैसा का जरूरत रहेगा तो उसी पैसा को यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहां जनरल एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सपोज 20% प्रीमियम में, कितना परसेंट में? 20% प्रीमियम में रिडीम करेंगे सर, तो कितना कितना जाएगा? 10 लाख रुपया। फिर यहां पे 2 लाख रुपया, और प्रेफरेंसेस ड्यू कितना हो जाएगा? 12 लाख। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला एंट्री ड्यू का होगा सर।
या तो ड्यू एट पार पे होगा या तो ड्यू एट प्रीमियम में होगा। तो सबसे पहला एंट्री ड्यू कर दिए, ड्यू का एंट्री पास कर दिए। अब अपने को पता चल गया कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स को टोटल कितना रुपए देना है, 12 लाख रुपए देना है। कितना रुपए देना है, 12 लाख। अब अगर मेरे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सोचो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्यू का एंट्री पास क्या किए, 6% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर मतलब उसमें ट्रांसफर कर दिए, किसको किसको देना है, किसको किसको देना, बांट दिए, वो अलग अलग कर लिए। अब उसके बाद जब पैसा आया तो धीरे धीरे क्या कर दिए, सबको पे ऑफ करते गए। अब यहां पर पॉइंट है पैसा आने का, किसका आने का, पैसा आने का। अब बिजनेस में पैसा नहीं है सर, फंड नहीं है, लेकिन बिजनेस का कमिटमेंट है बेटा। अगर ऑन पेपर में अगर लिखा हुआ है कि 10 साल बाद इस डेट को देना है तो इस डेट को देना है, समझ गए। बिजनेसमैन पेपर में अगर लिखा हुआ रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनी, तो वो पेपर में जो डेट रहती है उस डेट को डिफॉल्ट नहीं कर सकती। क्लियर है। तो बिजनेस के पास लेकिन पैसा नहीं है सर, हालत खराब है। अब बिजनेस के पास में जो कंपनी है वो पेमेंट कहां से करेगी। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। कंपनी 3 जगह से पैसा कलेक्ट कर सकती है और उसको पेमेंट करेगी। सबसे पहला है एसेट्स। आप सोचो ना, आपको किसी को पैसा, आपने किसी से लोन लिया था, है ना, 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए। अब आपका लोन का पेमेंट का डेट आ रहा है, तो आप लोन का पेमेंट करेंगे। आपने लोन तो लिया था ना भाई, लोन लिया, आपने अगर सही जगह इन्वेस्ट किया होगा तो पैसा आपके पास होगा, पेमेंट कर दोगे। आपका गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया या सही जगह था बाद में गलत हो गया, बिजनेस वगैरह में लगाए थे, डूब गया, वो नुकसान तो हो गया। आपने तो पैसा डुबा दिया, लेकिन अगला को तो पेमेंट करना है कि नहीं करना है, करना है। तो जब अगला को जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 3 है। 3 क्या, या तो अपना एसेट्स बेच दोगे, बीवी है तो जिविली निकालोगे उसका, यही निकाल, जीवर निकाल। सबसे पहला हमला हस्बैंड का बीवी का जिविली में ही आता है। जहां बिजनेस डूबा, गया बेचारी का, समझ गए। तो सर हमको सिंपल से एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स बेचेंगे। एसेट्स बेच के पैसा आएगा सर। एसेट्स जब बेचेंगे तो क्या एंट्री होता है, एसेट्स बेचने का एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। इतना साइलेंट क्या है भैया, थर्ड ईयर लास्ट ईयर एसेट्स बेच रहे, एसेट जाएगा, जो जाएगा क्रेडिट, एसेट जा रहा क्रेडिट, पैसा आ रहा बैंक में, आ रहा बैंक डेबिट, भूल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अब ये बेचने में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अब अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट होगा, फायदा हुआ तो पीएल क्रेडिट होगा। तो 1 लाख रुपए देना था भाई साहब, 30-40 हजार रुपया अपना एसेट्स वगैरह को बेच दिए। एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगा सर, मान लिया एसेट 40 हजार का था, उसको 35 में बेच दिया, तो मेरे पास आया कितना पैसा, 35। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, पीएल अकाउंट डेबिट 5,000, और टू एसेट्स में कितना जाएगा, 40,000। बट 1 लाख में से कितना पैसा आया, 35। अभी भी कितना बचा है, 65,000। अभी भी कितना बचा है, 65,000। 1 लाख देना था अपने को, 65,000 बचा है। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या लेंगे सर, लोन लेंगे, किसी से उधार मांगेंगे। और क्या करिएगा आप, किसी से उधार मांगिएगा, कोई अपना, पराया तो देगा नहीं, बस समझ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा अपना भी लोग नहीं देता है सर, क्लियर है। और उसी टाइम में ही है सर, ऐसे तो बड़ा बड़ा बोले है, लेकिन जब पैसा मांगने जाओगे तो भैया सब गरीबी दिख जाएगा उसका। नहीं, एक एक तो बंदा है, जब बातचीत होगा, जब बड़ा बोली होगा ना, एकदम टॉप लेवल का बात होगा, बोली होगा। और जहां जब अगर पैसा मांगने का बात होगा, पैसा देने का बात होगा ना, तो उससे गरीब तो है ही नहीं कोई। वो मतलब दोनों मोनो आदमी है, दोनों मोनो समझ रहे हैं, डबल आदमी है, हाई भी है लो भी है। तो सर हम लोन लेंगे, तो लोन लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, पैसा आएगा, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, क्लियर है। अब अगर रिलेटिव से लोन लिए, अब लोन का भी फंडा है, अगर रिलेटिव से भी लोन लिए हैं भाई साहब, गिफ्ट नहीं होता है, माँ बाप के अलावा कोई गिफ्ट नहीं देता है, याद रखिएगा।
अगर आप अपना वाइफ का अकाउंट से अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो गिफ्ट नहीं दिखा सकते, आप लोन दिखाइएगा। अगर आप वाइफ को दे रहे हैं तो गिफ्ट हो सकता है। याद रखिएगा, वो लोन नहीं होगा, वो गिफ्ट होगा। अगला से लीजिएगा तो वो लोन होगा। अगर आप मान लीजिए उसको पेमेंट कर रहे हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आप लोन दिखाओगे। हाँ, रिलेटिव से अगर आप लोन लेंगे तो इंटरेस्ट का मामला नहीं रहता है, लेकिन आप बुक्स में लोन बोल के ही दिखाइएगा। लेकिन अगर अदर देन रिलेटिव से ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका होना चाहिए। क्लियर है? तो बहरहाल जैसे भी करके मैंने लोन लिया, मैंने बैंक से लोन उठा लिया 50,000 रुपए का, तो इंटी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना हो गया मेरे पास, 85 हो गया। अभी भी 15,000 बाकी है। थर्ड ऑप्शन मैं क्या करूंगा, थर्ड में इक्विटी शेयर इशू करूंगा या प्रिफरेंस शेयर इशू कर दूंगा। नहीं समझे? उसको रिडीम करना है तो क्या करेंगे, एक तो नया वाला प्रेफरेंसेस बनाएंगे, उसको इशू कर देंगे मार्केट में, उससे पैसा आएगा, इसको दे देंगे। आरसी कूला, एक तो और थी ना लीजा मैम, एक से लिया दूसरा को दिया, ये चिल्ला रहा है, इससे लिया उससे लिया, बहुत ज्यादा हो गया, फुर। समझ गए? तो यही चीज है कि हम एक इशू करने के लिए हम दूसरा नेगोशिएबल या फिर दूसरा कोई भी चीज इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर में इशू कर दूंगा। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन होता है बाय इशूइंग अ न्यू या फ्रेश इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस या डिबेंचर। तो वहां इशू करके मेरे पास 15,000 आ गया सर। 1,00,000 रुपए जैसे ही आएगा मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंप्लीट हो गया पेमेंट, सब कुछ कर दिए। अब इसके बाद में भी 2 एंट्री बचा हुआ रहेगा। क्या एंट्री, अगर मैंने प्रीमियम में रिडेम्पशन किया होगा, किस में रिडेम्पशन किया होगा, तो ये अमाउंट बचा रहेगा ना सर। ये 2,00,000 रुपए क्या लॉस है ना सर, पढ़े हैं तो ये 2,00,000 रुपए लॉस है ना। अगर ये लॉस का तैयारी अगर हम पहले से किए, रिमेंबर एट द टाइम ऑफ इशू लॉस रिटर्न ऑफ, जो आपको चैप्टर मैंने बताया, अगर पहले से किए तो ये लॉस ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो हमको फिर से कुछ करने की जरूरत। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो ये लॉस को क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। ये 2,00,000 रुपए अपने पास से देना होगा। और ये लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं प्रीमियम। क्या यूज करते हैं, प्रीमियम। अगर उसमें पैसा रहा तो उससे करेंगे, उसमें नहीं रहा तो फिर किससे करना है सर, पीएल से करना है। किससे करना है, पीएल से। यहां तक क्लियर है? तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या एंट्री पास करना है, ड्यू। ये जो मेरा दोनों एंट्री है इसको लिखे ड्यू। तो सबसे पहला एंट्री क्या पास करना है सर, ड्यू। तो ड्यू का एंट्री पास कर लेंगे। द फर्स्ट एंट्री होगा स्टार्टिंग में ड्यू। दूसरा होगा सर रेजिंग ऑफ मनी। रेजिंग ऑफ मनी, पैसा रेस करना सर। अगर बिजनेस के पास पैसा है, बैंक में पैसा है, तो जरूरत है क्या किसी से मांगने का, एसेट्स बेचने का जरूरत है, किसी से उधार मांगने का जरूरत है, कोई नया इशू ऑफ शेयर्स करने की जरूरत है क्या? पैसा फेंक के मार देंगे मुंह में, ले भाई लेके जा, खत्म। तो ये सारा एंट्री होगा, ये सारा एंट्री नहीं होगा। अगर नहीं रहेगा तो एंट्री करेंगे। क्या क्या एंट्री करेंगे सर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या एंट्री हो रहा है देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रियलाइज, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। बैंक से लोन लेंगे सर, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और थर्ड में क्या है, ऑन इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। If preference shares are to be redeemed by issue of new shares, any of the following entry will be passed. क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर हो गया? अब क्या लिखा हुआ, when shares are issued at premium, shares are issued at premium। अब सर यहां पर रिमेंबर इशू ऑफ शेयर्स अपने लोग आ रहे हैं। अब जब शेयर्स इशूड करते हैं वहां पर भी 3 तरह से होगा। शेयर्स इशूड करने में भी कितनी बात है, 3 बात है। या तो पार में कर सकते हैं, या तो प्रीमियम में कर सकते हैं, या तो डिस्काउंट में। तो यहां पे वो एंट्री पास करेंगे। अब प्रीमियम में इशू करेंगे तो ये एंट्री होगा ना सर, डिस्काउंट में करेंगे तो ये एंट्री होगा। क्लियर है? और फाइनली जैसे मेरे पास पैसा आ गया, जैसे मेरे पास पैसा आ गया, क्या कर देंगे सर, मेकिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताएंगे आपको। अब क्या लिखा हुआ नंबर 4 में, क्या है सर, फॉर रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। किसको राइट ऑफ करना है, किसको राइट ऑफ करना है, प्रीमियम को रिडीम करना है। किसको रिडीम करना है, और प्रीमियम को रिडीम करने के लिए एंट्री क्या होगा, प्रीमियम पहले डेबिट था
अब क्रेडिट हो जाएगा। और पहले पैसा कहां से लेंगे, वहां लिखे पहले किससे पैसा लेंगे, प्रीमियम से, फिर नहीं रहेगा फिर किससे लेंगे, पीएल से। तो इंडी क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हो गया, क्लियर है। उसके बाद नंबर 5 पे आइए। अब ये क्या है सर, यही है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर कैसे करके क्रिएट करते हैं सर, तो सीआरआर क्रिएट क्यों करते हैं, आप प्रेफरेंस को पेमेंट कर दिए, प्रेफरेंस कैपिटल में था ना, कैपिटल कम हो गया कि नहीं हुआ, कम हो गया ना सर, जिसकी वजह से जितना मेरा टोटल जो मेरा नेटवर्थ है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, जिससे इंपैक्ट किसका शेयर प्राइस में पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का प्राइस में पड़ेगा, शेयर प्राइस क्या हो जाएगा। तो प्रेफरेंस उसको पे करने के लिए किसको बियर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को बियर करना पड़ेगा, उन लोगों का शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, मतलब प्रेफरेंस शेयर जितना पेमेंट होगा उतना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का आपको सीआरआर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, सपोज मेरा कैपिटल में कितना रहेगा, 12 लाख तो नहीं रहेगा, 10 लाख रहेगा, तो 10 लाख का जितना मेरा प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है उतना ही अमाउंट का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और यही सीआरआर आप बाद में यूज कर सकते हैं बोनस के लिए, अगर इक्विटी होल्डर को बोनस देना रहा तो इसी पैसा को यूज करेंगे। तो इसका क्रिएशन यहां पे होता है सब, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। और इसका फार्मूला क्या है, पढ़िए, ये देखिए सीआरआर का, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन। कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, अंडरलाइन कर लीजिए वहां, मतलब गोल करके, फेस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मतलब हम 10 लाख का सामान को 12 लाख में रिडीम किया था, तो यहां कितना 12 लाख लेंगे, कितना लेंगे, 10 लाख का सामान को 12 लाख में रिडीम किया था, यहां कितना लेंगे, 10 लाख। क्लियर है, और इससे माइनस कर देंगे, अगर कोई नया शेयर्स इशूड किए हैं तो लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। तो 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आपका कैपिटल में था, आप 10 लाख रुपए क्या करेंगे, सीआरआर बोल के, रिजर्व एंड सरप्लस सीआरआर, रिजर्व में दोबारा चल जाएगा, तो नेटवर्थ क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा, कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, कंपनी का प्रेफरेंस की वजह से शेयर्स का प्राइस डाउन नहीं होगा। चीज क्लियर है, इसका मतलब कंपनी के पास जब सफिशिएंट पैसा होगा तभी उसको प्रेफरेंस को रिडेम करना है, अदरवाइज रिडेम नहीं करना। क्लियर है, माइनस क्या हो रहा है सर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। अगर आपने कोई नया शेयर इशू करेंगे तो इमेजिन करिए, अगर नया शेयर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, तो कैपिटल भी तो कहां जाता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाता है, तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल को बढ़ा दिया है, तो हमको सीआरआर पूरा 10 लाख का क्रिएट करने का जरूरत है क्या, 10 लाख को अपने लोग रिडीम कर रहे थे, 2 लाख का शेयर इशू किया, 2 लाख तो मेरा कैपिटल में वापस चला गया, तो अभी डिफरेंस कितना का है, 8 लाख, तो हम सीआरआर कितना से क्रिएट करेंगे, 8 लाख से क्रिएट करेंगे। क्लियर है, इसीलिए जितना भी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस रिडीम रहेगा उससे माइनस कर दोगे आप, क्या माइनस करोगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर्स। बट ये प्रोसीड और शेयर्स में फंडा है, पहले याद रखिएगा क्या इशू करेंगे, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, यहां पर लिखो इस तरह से, अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो ठीक है, तो आप यहां पे लेस करेंगे, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे, प्रेफरेंस इशू कर दिए, नहीं समझे, ये नया वाला प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए आपने, पुराना को रिडीम करना था, नया शेयर इशू कर दिए, ठीक है, तो भी लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे, अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो फिर इससे लेस नहीं होगा, अगर आप डिबेंचर इशू करके पैसा ले रहे हैं तो फिर इससे लेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, नेटवर्थ का पार्ट नहीं है, नेटवर्थ का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको लेस नहीं करेंगे सर। चीज क्लियर है, तो याद रखिएगा, प्रोसीड फ्रॉम न्यू इशू ऑफ शेयर्स में आपको सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस का लेस करना है, डिबेंचर रहेगा तो यहां पर लेस सीआरआर में नहीं होगा। प्लस प्रोसीड में भी झमेला है सर, प्रोसीड यहां पर माइनस करने बोला, क्या माइनस करने बोला, प्रोसीड यहां पर माइनस करने बोला, ले रे भाई, अब यहां प्रोसीड में लिखेंगे, तो लिखना था वहां पर एट पार, अगर आप प्रोसीड एट पार में किए, किसमें किए, एट पार में किए, तो आप एट पार लीजिएगा,
1 मिनट रुके, हुआ भाई। हाँ, अगर आप प्रोसीड डिस्काउंट में किए, किसमें किए, डिस्काउंट में किए, तो यहां क्या लीजिएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट लीजिएगा। अगर आप 3 लाख का शेयर्स को 2,80,000 में इशू किए, कितना में इशू किए, तो 20,000 लॉस हो गया ना सर। तो आपका बैंक में पैसा कितना है, 2,80,000, तो इसका मतलब आपने शेयर्स इशू किस में किया, डिस्काउंट में किया, तो यहां लेस कितना होगा, 2,80,000 लेस होगा। चीज समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट में इशू करोगे तो जितना डिस्काउंट का अमाउंट आया वो लेस करोगे। एट पार में अगर आप इशू करोगे, किस में इशू करोगे, एट पार में इशू करोगे तो क्या लोगे आप, पार का अमाउंट लोगे। 2 लाख का शेयर्स को 2 लाख में इशू किया तो कितना लेस करिएगा, 2 लाख ही लेस करिएगा। 1,80,000 में आपने इशू किया तो कितना लेस करिएगा, 1,80,000 लेस करिएगा। लेकिन अगर प्रीमियम में इशू किए, किस में इशू किए, अगर आप प्रीमियम में इशू करोगे तो आप पार ही लोगे सर। प्रीमियम में अगर आप प्रोसीड करोगे तो आप पार पे करो, मतलब नया शेयर 2 लाख का था, आपने उसको 2.5 लाख में बेचा, कितना में बेचा, तो प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू में 2.5 लाख लेस नहीं होगा, 2 लाख होगा। 2 से ज्यादा में अगर आपने इशू किया, 2.5 में किया तो 2 लाख लेस होगा, 2 में किए 2 लाख होगा, 1,80,000 में किए तो 1,80,000 होगा। अगर आप प्रीमियम में प्रोसीड करेंगे तो प्रीमियम को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। एक बार ये जनरल एंट्री जो पढ़ा है, एक बार उसको रीड करके
जरूरी है सर ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे सर। 6 W Limited. W Limited decided to redeem its redeemable preference shares on the basis of the following balance sheet as at 31st March 2019. शेयर होल्डर्स फंड में आई है 20,000 10% प्रीफरेंस ऑफ ₹100 ईच, ये मेरा फुल्ली पेड अप है। और क्या बोला 5,000 10% प्रीफरेंस ऑफ ₹100 ईच एट ₹50 पेड अप है। तो ये रिडीम होगा क्या? अनटिल अनलेस ये फुल्ली पेड अप नहीं हो जाता तब तक रिडीम नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा सर? रिजर्व में सरप्लस में देखिए ये सारा आइटम आपको दे दिया। अच्छा सीआरआर क्रिएट करेंगे, उसका जर्नल एंट्री में किससे किससे पैसा लेंगे चेक किए थे ऊपर पे, क्या था जर्नल एंट्री सीआरआर का? पहले पीएल से पैसा लेते हैं या तो जर्नल रिजर्व, जो क्वेश्चन में बोलेगा उससे ले लेंगे, और सेकंड में क्या हो जाएगा सीआरआर। आप पहले जर्नल रिजर्व करना, सॉरी वहां पर लिख लो सर, पीएल एप्रोप्रिएशन से ही तो पैसा आता है ना सर एक्चुअली। सेकेंड पार्ट ना ना ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अपने लोग कंपनी में भी बोलते हैं, थर्ड पीएल को पीएल एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसको पीएल2 अपने लोग नाम देंगे। जब कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे ना तो उसमें पीएल2 बोलता हूं मैं, पीएल एप्रोप्रिएशन इज नॉट अ एक्चुअल वर्ड, वो नहीं होना चाहिए, पीएल2 बोलते हैं, बट उसको एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आप पीएल अकाउंट समझिए। फर्स्ट वाला जर्नल रिजर्व से लेंगे, फिर किससे लेंगे? पीएल से पैसा लेंगे। तो ये सारा रिजर्व दे दिया आपको, टोटल शेयर होल्डर फंड इतना है सर। अब रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा ये जो पैटर्न है एसेट्स लायबिलिटी दिखाने का है, ये पैटर्न एक्चुअल में क्या है सर? ये पैटर्न सोर्स एंड एप्लीकेशन का फंडा है। अगर सोर्स रहता तो कंपनी ऐसे करके दिखाता है टोटल सोर्स, और ये जो है ये टोटल एप्लीकेशन के दिखाता है। तो अगर कोई आईटीआर भरा है तो ये आईटीआर 6 अगर भरेंगे तो नॉर्मल बैलेंस शीट होता है, अगर आईटीआर 3 अगर भरे हो रहेंगे तो इस तरह का पैटर्न दिया रहता है आपको, पहले सोर्स रहता है और फिर एप्लीकेशन रहता है सर। तो एप्लीकेशन में क्या है? फिक्स एसेट्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, और ये मेरा करंट लायबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रेफरेंसेस आर टू बी रिडीम एट 15% प्रीमियम, कितना परसेंट? बट कौन सा प्रेफरेंसेस वो बोला है क्या? समझ में आ रहा है? तो पार्टली को कर सकते हैं, तो किसको करना पड़ेगा? फुल्ली। तो फुल्ली कौन सा वाला है? तो 20,000 प्रेफरेंसेस जो मेरा है वही रिडीम होगा केवल। ठीक है, अब टू रेज नेसेसरी फंड, तो 20,000 प्रेफरेंसेस 100 ईच का रिडीम कर देंगे 15% प्रीमियम में, तो ड्यू का एंट्री पास करेंगे। नेसेसरी फंड रेज करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड एट 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना था? देखिए इन्वेस्टमेंट था ना सर कितना? 5,30,000 है सर, ये यहाँ पे 5,30,000 का इन्वेस्टमेंट है सर, मिला? तो 5,30,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसको क्या कर दिए? बेच दिए। कितने बेच दिए? 80% में, तो बाकी 20% लॉस। फिर क्या बोला है? 80,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट अ प्राइस ऑफ 12.5 एज। तो इशू किस में हो रहा है? प्रीमियम में। इशू किस में हो रहा है सर? प्रीमियम में। प्लस 8% 20 लाख डिबेंचर भी इशूड हो रहा है एट देयर फेस वैल्यू। कितने रुपए पे सर? फेस वैल्यू। तो डिबेंचर भी इशू करें, शेयर्स भी इशू करें। अब क्या लिखा? ऑल द प्रेफरेंसेस वे ड्यूली रिडीम। बट ऑल द प्रेफरेंसेस में क्या पार्टली इंक्लूड है? नहीं है। ऑल का मतलब ऑल मत समझिए, पार्टली छोड़कर होता है। पार्टली शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होगा। पास इन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आपको इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री भी बोल सकते हैं और बैलेंस शीट भी बनाने बोल सकता है। ठीक है, कि भैया रिडेम्पशन तो कर दिया, अब उसके बाद बैलेंस शीट में क्या बचा बताओ। तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है। तो जो स्टेप है ना वो स्टेप को याद रखिएगा। सबसे पहले क्या एंट्री होगा? ड्यू का, फिर रेजिंग ऑफ फंड का 3 जर्नल एंट्री होगा, उसके बाद पेमेंट का एंट्री होगा, उसके बाद पॉड को रिटर्न ऑफ करने का एंट्री होगा, और लास्ट में 5 नंबर में क्या होगा सर? सीआरआर। क्लियर है?
तो सबसे पहले नंबर 1 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 डब्ल्यू लिमिटेड। डब्ल्यू लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर है? स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एंटी सर, क्या एंटी पास करोगे? कितना है सर? 20,000 प्रिफरेंशियस है, 100 एज मतलब 20 लाख रुपए का है सर। और कितना परसेंट प्रिफरेंशियस है? 10%। कितना परसेंट है? 10%। अच्छा, पार्टली पेड अप के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जबरदस्ती उंगली तो नहीं, फुल्ली पेड अप करेंगे फिर रिडीम करेंगे। कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करेंगे। 10% प्रिफरेंशियस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंटी क्या होगा सर? 10% प्रिफरेंशियस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपए हो जाएगा? 20,000 प्रिफरेंशियस इंटू कितना रुपीस? 100 रुपीज करके बेटा कितना हो जाएगा? 20 लाख। प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, क्या एंटी हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियस, ऑफ प्रिफरेंशियस पूरा नाम। वहां था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियस। पॉर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉर्फ बोलते हैं इसको, ठीक है? एक्चुअल में पोरोफ होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियस कितना परसेंट था? 15% था। 15% ऑफ कितना रुपए का? 20 लाख। तो 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख रुपया हो जाता है सर, क्लियर है? तो इसका मतलब टोटल 20 लाख का प्रेफरेंस को रिडीम कर रहे हैं 3 लाख रुपया प्रीमियम में, तो टोटल प्रेफरेंस को कितना देना है? 23 लाख। इसको ट्रांसफर किसको कर देंगे? टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। कितना रुपए चल जाएगा सर? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? पैसा है तो पेमेंट कर देंगे। पैसा था क्या? चेक करो तो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से 20,000 रुपया है और 23 लाख रुपया देना है। समझ में आया? तो याद है 3 तरीका, 3 में से कोई एक या तीनों। तो पहला वाला क्या किया? वो एसेट्स बेचा है, 80% ऑफ बुक वैल्यू। कौन सा एसेट्स बेचा? इन्वेस्टमेंट। तो भैया इन्वेस्टमेंट कितना था? फिक्स एसेट्स 1 करोड़ कितना है? 60 लाख है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है सर, 5,30,000, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना सर? तो 5,30,000 का इन्वेस्टमेंट किए, तो इन्वेस्टमेंट को बेच दे रहे 80% बुक वैल्यू में, तो 80% कहां पैसा आएगा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बैठेगा? 80% ऑफ कितना रुपए पे? 5,30,000 था ना, तो 5,30,000 का 80% कितना आता है? 4,24,000। बाकी पैसा क्या हो गया? लॉस। तो लॉस के लिए किसको डेबिट करेंगे? पीएल सर, पीएल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया लॉस हो जाएगा? 20% ऑफ 5,30,000, हाउ मच? 1,06,000। और 2 क्या हो जाएगा? 2 इन्वेस्टमेंट। 2 इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा? 5,30,000 रुपया। हो गया सर, भेज दिए। ये एंटी में कोई प्रॉब्लम? लोन भी लेते तो एंटी क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कहां जाएगा? बैंक में ऐड होगा और फिर बैंक लोन बोल के लायबिलिटी साइड में खड़ा हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट भेज दिए, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा? अब नहीं रहेगा सर। मेरा फोन का चार्ज नहीं है माजिद, मेरे से लॉगिन करेगा ओटीपी से क्या?
स्कैन करेगा ऐप से, ऐप है क्या इसका? उससे पूछ लेना भाई, बाद में चेंज कर सकते हैं ना फोन, उससे पूछ लेना बाद में फोन चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते। क्या पासवर्ड नहीं है कुछ क्या? जरूरी है बॉस। देखिए सर, नंबर 3, ऐसा नहीं है, वो बच्चे लोग को मानते हैं हम, बहुत मानते हैं। स्टूडेंट अगर एम्प्लॉय बन जाए ना तो थोड़ा झाड़ नहीं पाते हम, प्रॉब्लम। ये लोग कहाँ झाड़ते हैं, बहुत कम ही झाड़ते हैं। कुछ गंदा वाला कांड किया तो फिर अलग बात, ऐसा किया नहीं अभी तक। हाँ, कोई अदर एम्प्लॉय रहता जिससे मेरा कोई पास ऐसा कुछ माइंड नहीं रहता, खाली एम्प्लॉय रहता भाई साहब, अब तो यही ठीक है। चलिए सर नंबर 3 पे, नंबर 3 पे अब क्या करना है सर, क्या किया वो, शेयर्स इशू किया ना सर, कितना 80,000 इक्विटी शेयर्स 12.5 ईच करके, तो 10 रुपए का शेयर्स होता है, तो 2.5 रुपए किस में इशू किया, प्रीमियम में, प्रीमियम में इक्विटी शेयर इशू किया सर, क्या एंट्री पास करोगे? हाँ 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 हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू में क्या हो जाएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना सर? तो कैपिटल में कितना जाएगा, कितना शेयर्स था, 80,000, यहां जाएगा कितना रुपए सर, 10 रुपया, कितना हो गया, यहां कितना जाएगा 2.5, कितना हो गया, और यहां कितना हो जाएगा, तो बैंक में से 10 लाख रुपए दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम? नंबर 3 वाला क्लियर है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम इसमें, इशू ऑफ शेयर्स में किए तो इतने बार। अब क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर, क्या इशू कर रहे हैं, चेक करो डिबेंचर पे आओ, कितना का डिबेंचर है, 20 लाख का डिबेंचर है, कितना परसेंट पे, 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू में इशू कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखेंगे, टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर, कितना रुपया है, 20 लाख, 20 लाख, तो अगर हम प्रिफरेंस शेयर्स ये डिबेंचर 100 रुपए का पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 इंटू 100, 20 लाख हो गया सर, क्लियर है? अब मेरे को बताइए पैसा मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया, पैसा आया ना सर, आप चेक करो ना, 20,000 रुपया था, यहां आया 4,24,000, यहां आया 10 लाख, यहां आया 20 लाख, तो पैसा तो औकात से ज्यादा आ गया। क्या करेंगे, ये जो 23 लाख था इसको क्या करना होगा, पेमेंट कर देंगे सर, पे ऑफ कर देंगे, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ रहे हैं? कितना रुपया, 23 लाख, 23 लाख ना। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है ना कि प्रीफरेंस शेयर्स में 100 प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है, कहां है बेटा, कंपनी ढूंढ रहा है, पैसा ले ले, पैसा ले ले, पैसा ले ले, वो पैसा ले नहीं रहा है सर, क्यों, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसका पेमेंट क्या होगा, नहीं होगा, उसको लेस कर देंगे ना उतना प्रेफरेंस शेयर्स, वो क्या रहेगा सर, एज इट इज रहेगा बुक में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू बोलकर, समझ रहे हैं? नाउ सर ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट का। अब इसके बाद का जो रिक्वायरमेंट है लॉ का उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो पॉड था, पॉड
ये जो 3 लाख का लॉस है, 3 लाख का लॉस को क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। पहले किससे राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम से। प्रीमियम देखिए यहां कितना जनरेट हुआ, इसको यूज कर सकते हैं। और अंदर में चेक करिए प्रीमियम था क्या, अंदर में चेक करिए सिक्योरिटीज प्रीमियम था, देखिए ऑलरेडी था ना, पहले कितना था? 2 लाख। तो प्रीमियम में पैसा है या नहीं है? है। तो पूरा पैसा किससे ले लेंगे? प्रीमियम से ले लेंगे। तो 6 नंबर वाला एंट्री क्या होगा बताइए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पॉर्फ। टू पॉर्फ। पॉर्फ का मतलब बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंसेस। कितने रुपए चल जाएगा? 2,60,000। और नया वाला प्रीमियम 2 लाख। अभी जनरल एंट्री पास किए ना आप 2 लाख का, तो टोटल कितना हो गया? अपने को राइट ऑफ कितना अमाउंट करना है? 3 लाख। तो 3 लाख रुपया पूरा का पूरा चल जाएगा ना सर। और अभी भी कितना बचेगा? 1,60,000 बचेगा। वो 1,60,000 कहां बैठेगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो ये 3 लाख रुपया हो गया सर। यहां पर भी 3 लाख रुपया हो गया सर। ये तो कर दिए। अब क्या करना नंबर 7 पे? क्रिएशन ऑफ CRR। क्रिएशन ऑफ CRR, इसके लिए क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे सर। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ CRR। कंप्यूटेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ CRR। computations of amount of CRR। computations of amount of CRR। CRR का अमाउंट निकालना है सर। अब CRR का अमाउंट बताइए, निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? चेक करिए वहां क्या लिखा था, फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम। फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम सर। जितना फेस वैल्यू था उसका प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम कर लीजिए। तो फेस वैल्यू लेना है। 20 का माल 23 में बेचे थे, ये फेस वैल्यू है क्या? फेस वैल्यू कितना हो गया? तो ऑलवेज क्या लेना है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है कितना बैठाएंगे? 20 लाख। तो यही 20 लाख का CRR होना चाहिए था। बट इससे क्या किया मैंने? शेयर्स भी तो इशू किया है। वहां देखिए लेस लिखा होगा, क्या था लेस में? प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। और फ्रेश इशू ऑफ किसका? इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर इशू किया आप? क्या डिबेंचर लेंगे? डिबेंचर लेंगे? नहीं लेंगे ना सर। यहां आप देखिए 2 इशू किए हैं, आप इक्विटी शेयर भी इशू किए, डिबेंचर भी इशू किए, बट डिबेंचर लेंगे क्या? सिर्फ किसका लेंगे? इक्विटी का। और इक्विटी का भी बताइए हमको, प्रोसीड का मतलब क्या था? एट डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट, पार रहेगा तो पर रहेगा, लेकिन प्रीमियम रहेगा तो ये प्रीमियम में इशू है। तो 8 का सामान 10 लाख में किया है, तो क्या 10 देंगे? कितना लेस होगा? 8 लेस होगा सर। यही फर्क है। क्लियर हो गया? तो बच गया कितना? 12 लाख। तो 12 लाख का अमाउंट किसका पैसा लेना है सर? यही मेरा अमाउंट ऑफ CRR है। इसी को बोलेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसी रिजर्व को बनाना है। अब ये रिजर्व बनाने के लिए 12 लाख पैसा कहां से लेना है? जनरल रिजर्व से लेना और PL से पैसा लेना है। तो आप चेक करो भाई साहब, जनरल रिजर्व में पैसा है क्या? देखो जनरल रिजर्व में बहुत है, 50 लाख रुपया पड़ा हुआ। कितना रुपया पड़ा हुआ है? तो पूरा पैसा कहां से ले लेंगे? तो ये यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। आउट ऑफ जर्नल रिजर्व से। क्लियर हो गया? तो यहां एक सिंगल जर्नल एंट्री क्या पास होगा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो ये फर्क नहीं पड़ा सर। लायबिलिटी साइड में रिजर्व के अंदर में पहले जनरल रिजर्व था, अभी उसकी जगह पे CRR है। क्लियर हो गया? तो ये 12 लाख और ये भी मेरा 12 लाख। क्लियर हो गया? यही जनरल एंट्री है सर। याद रहेगा? क्लियर है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
हाँ वो नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या है सर? 31 मार्च 2019 आफ्टर रिडेम्पशन, आफ्टर रिडेम्पशन। कंपनी का फॉर्मेट होता है वो भी बताए नहीं है, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या आता है सर? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल सर। नाउ अब इक्विटी शेयर कैपिटल गिनिए कितना था, चेक करिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 40 लाख मिला। कितना था सर? 40 लाख था ना। और नया शेयर्स आपने इशू किया, नया शेयर्स कितना इशू किया? 8 लाख टोटल हो गया, तो टोटल 48 लाख हो गया अमाउंट पे। शेयर्स पे बात करिए, टोटल शेयर्स कितना था? 4 लाख। शेयर्स देखो ना, शेयर्स कितना था? टोटल 4 लाख। और नया शेयर्स कितना इशू किया आपने? 80,000 इशू किया ना सर। तो 4 लाख प्लस 80,000 कितना हो जाएगा? 4,80,000। तो यहां पर कितना दिखाओगे आप? 4,80,000 शेयर्स एट रुपीज कितना करके सर? एट रुपीज 10 इंच कितना हो गया? 48 लाख। क्लियर है? जो ऐड होगा ऐड कर देंगे, जो लेस होगा। उसके बाद प्रिफरेंस शेयर्स पे आइए, मेरे को प्रिफरेंस शेयर्स से बताइए कौन सा रिडीम कर दिए, कौन सा रिडीम कर दिए? 20 लाख वाला रिडीम कर दिए, वो है क्या? तो अब कौन सा वाला प्रिफरेंस शेयर्स बचा है? 5,000 कितना पे? 10% प्रिफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप वाला, उसको लिखेंगे। लिखिए प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल, है प्रिफरेंशियस कैपिटल सर। अब इसमें बताइए प्रिफरेंशियस में कितना है? 5,000 है, 5,000 कॉमा 10% प्रिफरेंशियस एट रुपीज कितना करके सर? 100 इच। लेकिन पेडअप कितना है? पेडअप रुपीज 50। तो 5,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2,50,000। जिसमें कुछ नहीं किए उसको एज इट इज बैठा देना आपको, जिसमें कुछ नहीं किया उसको एज इट इज बैठा देना है। तो इक्विटी प्रेफरेंस हो गया सर। दूसरा हेडिंग क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है? अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाएंगे? जितना जितना रिजर्व है ना। तो रिजर्व में सबसे पहले क्या आता है? देखिए हेडिंग में ये हो गया, ये हो गया, दोनों हो गया। सबसे पहले प्रीमियम है। अब प्रीमियम चेक करिए, ऑलरेडी था कितना? 2,60,000। फिर इक्विटी शेयर इशू किया आपने 2 लाख, ये ऐड होगा ना, टोटल कितना हो गया? 4,60,000। फिर उसके बाद आप लेस किए, ये प्रीमियम के लिए आप 3 लाख रुपए क्या कर दिए? राइट ऑफ। तो बचा कितना प्रिफरेंशियस में? 1,60,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बैठेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बैठेगा सर? 1,60,000। समझ में आ रहा प्रेरणा क्या कर रहा हूं? रिडेम्पशन के बाद में जो बचा कुछ अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट, उसको बैठा के अपने लोग बैलेंस शीट बना। प्रीमियम के बाद बताइए फिर क्या है? जर्नल रिजर्व है सर। नाउ जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में बताइए क्या किए हैं? 50 लाख था, उससे 12 लाख लेस कर दिए, तो बचा कितना? तो यहां 38 लाख बैठेगा, है ना सर। और ये 12 लाख लेस करके क्या क्रिएट किए हैं? तो सीआरआर भी कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 12 लाख रुपए बैठेगा सर। चीज समझ में आ रहा है? और क्या आएगा? पीएल,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही मेन है, यही आपको समझना है। तो पीएल क्या करना है सर, पीएल डेबिट हुआ तो लेस, क्रेडिट हुआ तो ऐड। अंदर में देखो पीएल कितना था, चेक करो कितना था, 3,40,000, ये मेरा पीएल है 3,40,000, इतना मेरा क्रेडिट साइड में था। अब चेक करो कहां कहां क्या क्या हुआ। देखो यहाँ 1,06,000 डेबिट हो गया, मतलब लॉस हो गया। क्या कर देंगे, लेस, कैलकुलेटर में लेस करते जाओ। 3,40,000 था, उसे 1,06,000 मेरा लॉस हो गया, लेस कर देंगे सर, लेस कर दो, 2,34,000 है। और देखो और कहीं पे कुछ हुआ है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर नहीं हुआ है। प्लस जो अपने लोग रिडीम किए वो भी किससे किए, प्रीमियम से किए। सीआरआर के लिए भी पीएल नहीं आया, तो पीएल बचा कितना, तो यहां कितना बैठेगा, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर। दूसरा क्या हेडिंग है सर, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर, डेट, डेट डेट डेट, कर्जा। तो कर्जा में क्या लिया आप, इशू क्या किए, देखिए इस बार डिवेंचर इशू किए थे ना सर, तो ये 8% डिवेंचर जो 20 लाख का इशू किया, ये मेरा कहां बैठेगा, नॉन करेंट लायबिलिटी में। 8% डिवेंचर कितना रुपया, 20 लाख रुपया। मेन इंपॉर्टेंट ये पीएल रहता है और रहता है आपका बैंक, जब बैंक करेंगे वहां पे। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा सर, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या है सर, करंट लायबिलिटी में कुछ किए थे क्या आपने लोग, तो जोड़ के बैठा देंगे ना, ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना आएगा करंट लायबिलिटी में, इसको बैठा देंगे ना सर, 38 लाख, ये वाला 38,35,000 रुपया, तो बैठा दीजिए करंट लायबिलिटी में 38 लाख कितना रुपया, 38,75,000। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं दिखाना, उसको अलग अलग जितना था वो दिखाना पड़ेगा। ये हो गया, ये मेरा टोटल कौन सा साइड हो गया, लायबिलिटी साइड। अब क्या लिखते हैं, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले कौन सा एसेट्स आता है, नॉन करेंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स है ना सर, नॉन करेंट एसेट्स से बताओ क्या आएगा, ऊपर में देखो फिक्स एसेट्स है, और लेस क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या फिक्स एसेट्स में कुछ किए अपने लोग, फिक्स एसेट्स में कुछ किए हैं सर, तो ये 86,50,000 में कुछ किए हैं, तो ये एज इट इज क्या होगा, एज इट इज बैठ जाएगा। बट कौन सा वैल्यू लिख रहे हैं हम, बुक वैल्यू लिख रहे हैं सर। आपको एक्चुअल में कॉस्ट लिखना है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करना है, लेस करना है। अपने लोग डायरेक्टली बुक वैल्यू लिख ले रहे हैं 86,000, 86,50,000, राइट, कितना था 86,50,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट बताइए, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट तो बेच दिए हैं, इन्वेस्टमेंट क्या किए आप, अरे भाई इन्वेस्टमेंट 5,30,000 रुपए तो बेच दिए हैं, क्या बैलेंस शीट में बैठेगा, नहीं बैठेगा सर, बैलेंस शीट है, दिमाग लगाना होगा। आप जो भी पढ़े नहीं पढ़े उसका नेट इंपैक्ट आपको यहां दिखाना है, और जर्नल एंट्री आपको समझना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा सर, बेच दिए, तो इन्वेस्टमेंट बैठेगा यहां पे, इन्वेस्टमेंट नील, इन्वेस्टमेंट जीरो। और क्या बच गया, देखिए ऐसे साइड में अब फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या है, करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स में जाएगा सर। क्या क्या है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, और क्या है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या आता है, कैश एंड बैंक। स्टॉक कितना है, 65 लाख, कुछ किए क्या स्टॉक में, तो 65 लाख दिखा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपया है, 25,000, एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब मसला किस में आके अटकेगा,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको कैसे दिखाएंगे लॉजिक से समझिए। जो पैसा आया ऐड, जो पैसा गया लेस, तो टोटल हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 20,000 था। अब 20,000 में से जोड़ो क्या क्या आया भाई साहब, जहां जहां बैंक जोड़ो। 4,24,000 आया, ऐड करो 20,000 प्लस 4,24,000 हो गया। फिर पैसा कहां से आया? इक्विटी शेयर से पैसा आया 10 लाख, ये भी क्या हो जाएगा? ऐड करो, समझ रहे हैं? फिर पैसा कहां से आया? डिबेंचर से पैसा आया सर, कितना पैसा आया? 20 लाख, क्या कर देंगे? ऐड। फिर क्या किए? 23 लाख का पेमेंट किए, लेस कितना आ गया पैसा बैंक में? 11 लाख हो गया सर। एक बार चेक कर लेंगे कि जो इतना भी जनरल एंट्री पास किए वो सारा कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है। तो देखिए सबका सब हो गया। अब इसका दोनों साइड क्या होना चाहिए? जोड़ के देखिए। जोड़ के देखिए सर। मैच नहीं हो रहा? क्या बोल रहा है सर? कैलकुलेटर दिए बेटा? नहीं चल रहा है? कितना आ रहा है? 86,50,000 प्लस 65 लाख प्लस 25,000 प्लस 11 लाख 44,000, 16,31,900, 48 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 38 लाख प्लस 12 लाख प्लस 2,34,000 प्लस 20 लाख प्लस 38,75,000। हाथ हो गया भाई? 1,60,19,000। फ्राइडे आज मौलाली में होगा बाबा जा, आज कंफर्म होगा जा। मेरा रेफरेंस दे देगा, कमीशन है वहां मेरा, समझ गया? जाके बोलेगा जोड़ कटाओ बाबा। ले समझ में आया सर? बन जाएगा? अल्फिया जी होमवर्क पे लिखे सर। क्वेश्चन नंबर 1, 1 to 7, 1 to 6, 1 to 6 और 8, 7 नहीं बनाना अभी। 1 to 6 और 8, देन 8, 7 छोड़ के